यहाँ पर आज हम क्वेश्चन बैंक के अगले क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात कर रहे हैं और 7 की, ठीक है। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन डू इज डायरेक्टेड में जो दिया गया है वो है ही मेक्स नाइस टी, और उसका निर्देश जो है, इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया गया चेंज द वॉइस। जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके लिए 5 नियम आपको लगाने हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाक्य में कौन क्या है इसको जान लेना है। तो अब हम जानेंगे ही क्या है, यहाँ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा होती है वर्ब। तो हमने यहाँ वर्ब लिख दिया। वर्ब किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में। और नाइस टी क्या है? ऑब्जेक्ट। पहला काम करना है हमें कि हम वाक्य का एनालाइज कर लें, क्या कौन है हम जान लें। जब हमें ये पता चल जाए तो हम दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ले लेता है। तो ये नाइस टी कहाँ आ जाएगा? नाइस टी हम यहाँ पर लिख देंगे सब्जेक्ट पर। हमारा नया सब्जेक्ट क्या हो गया? नाइस टी। और ही जो है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट पर, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। प्रोनाउन का एक सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई सब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस मी है। यदि ही सब्जेक्ट पर है और ऑब्जेक्ट पर आएगा तो वो हिम है। यदि यहाँ शी होता तो ऑब्जेक्ट पर वो हर हो जाता। यदि यहाँ दे होता तो ऑब्जेक्ट पे देम हो जाता। यदि यहाँ वी होता तो ऑब्जेक्ट पर अस हो जाता। और यू होता तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है और सब्जेक्टिव केस भी यू होता है। क्लियर है? लेकिन यदि यहाँ राम होता तो राम का राम लिख देते अपन, क्योंकि राम एक नाउन है और नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या 2 नियम समझ में आ गए? तीसरा नियम ये होता है कि जो नया कर्म बना है, अब नया कर्म कौन सा हमारा? हिम। इसके पहले में बी बाय वाई लगाना है ना। एक्टिव पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो बाय का प्रयोग होता है वो एजेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एजेंट को। एजेंट मतलब जो काम कर रहा है। तो यहाँ हम उसके पहले क्या लगा देंगे? बाय। तो आपके कितने नियम हो गए? 3। अब चौथा नियम। चौथा नियम जो है वो बहुत ही अखंड नियम है, कल बताया था। यदि पैसिव वॉइस का कोई आपसे पूछे कि एक स्पेशल बात बताओ पैसिव वॉइस की, तो आप आंख बंद करके कह दीजिएगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। फर्स्ट, सेकंड और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग उसमें नहीं हो पाता। क्लियर? तो अब हम यहाँ देखें, मेक जो है, मेक्स फर्स्ट फॉर्म है। तो हमें पता है कि जो मेक क्रिया होती है उसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं? मेक, मेड और मेड। क्लियर? तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? मेड। क्या इतना सब समझ गए? 4 नियम लग गए। 5वां और अंतिम नियम ही आपकी इंटेलिजेंस को बताता है। बस वो आपने सही लगा लिया तो पैसे सही, नहीं तो ये काम तो सब कर लेंगे, यहाँ से वहाँ सब कर लेंगे, वाई लगा लेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। लेकिन अब जो काम है वो सहूलियत से होगा, वो बहुत ही सतर्कता से होगा, और वो ये है, अगर यहाँ एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले तो आपको इस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगाना है। फर्स्ट आए तो क्या लगाना है? क्या लगाना है? सेकंड आए तो वॉज वर लगाना है। फर्स्ट आए तो, सेकंड आए तो, फर्स्ट आए तो, सेकंड आए तो, अभी क्या है तो क्या लगेगा? एज एम आर 3 है। अब अपन इससे पूछ लेते भैया तुम्हें एज चाहिए कि तुम्हें एम चाहिए कि आर चाहिए। यदि आई होता तो हम एम लिख देते, यदि ज़्यादा होते, प्लूरल होते तो हम आर लिख देते। लेकिन यहाँ लिखा नाइस टी जो एक वचन को बता रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? इज। और हमारा पैसिव तैयार, 1 नंबर हमारा मिल गया। नाइस टी इज मेड बाय हिम। अच्छी चाय बनाई जाती है उसके द्वारा। हिंदी क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये संरचना को बदलना आना चाहिए। क्लियर होगा सबको? अब मान लीजिए इसी की तरह हम दे दें ही प्लेस क्रिकेट, तो ही प्लेस क्रिकेट का पैसिव क्या होगा? लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, है ना। अगर मैंने लिख दिया आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी। इंग्लिश इज टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म और थर्ड क्या होता है? टीच, टॉट, टॉट। क्लियर है? तो हम लिखेंगे इंग्लिश इज टॉट बाय मी, आसानी से बन जाएगा। 5 नियम, 5 उंगलियां।
आपको दूसरे हाथ का प्रयोग भी नहीं करना, एक ही हाथ में पैसिव वॉइस, एक मुट्ठी में पैसिव वॉइस। पहले एनालाइज करिए, मतलब ये जानिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। दूसरा काम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदल लीजिए। तीसरा काम, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा दीजिए। चौथा काम, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। और पांचवा और अंतिम काम है एक्टिव वॉइस देख करके पैसिव वॉइस की सही सहायक क्रिया लगा दीजिए। फर्स्ट आए तो इज एम आर, सेकेंड आए तो वॉज वर, और आईएनजी आए तो बीइंग, आईएनजी आए तो बीइंग, और थर्ड आए तो बीन बजाना है। क्या बजाना है? बीन बजाना है। क्लियर है? अब लेते हैं हम दूसरा सेंटेंस। ठीक, दूसरा यानी छठवां सेंटेंस जो क्वेश्चन बैंक में है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो सेंटेंस दिए, अच्छे से देखिए। लिखा है सीता डज नॉट सिंग, है ना, और सी डज नॉट डांस, यानी सीता गाना नहीं, गाना तो नहीं लिखा, सीता गाती नहीं है, और फिर लिखा सीता नाचती नहीं है। अब ये लिखा है, इसको हम ये देखेंगे कि निर्देश में क्या कहा गया। निर्देश में लिखा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नीदर नॉर। ये नीदर नॉर एक कंजंक्शन है जो नकारात्मक होती है। सबसे पहली बात, नीदर नॉर कंजंक्शन अपने व्यवहार में नकारात्मक होती है, इसलिए यह कंजंक्शन उन वाक्यों में जुड़ती है जो सकारात्मक हो। लेकिन हमें कौन से वाक्य दिए? नकारात्मक दिए। ये देखो डज नॉट लगा है, ये क्या लगा? डज नॉट। दोनों वाक्य ही क्या है? नकारात्मक है। नीदर नॉर को जोड़ना तो सरल है, नीदर आगे जोड़ दीजिए, नॉर बीच में, ये कहना सरल है। लेकिन हमें दिए गए नकारात्मक वाक्यों को पहले सकारात्मक बनाना होगा। अगर हम ऐसी स्थिति में जोड़ देंगे तो वो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। तो आप देखिए कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले आप नीदर को लिख लीजिए, NEITHER, ये आपने नीदर लिख लिया। लिख लिया। अब पहले वाक्य से बात करते हैं अपन। पहले वाक्य का करता है सीता, अपन ने सीता लिख लिया, ठीक है। अब सीता के बाद हमें मिला डज नॉट। अब हमने डज नॉट से कहा भैया तुम नहीं आओगे। क्यों नहीं आएगा? उसने पूछा हम क्यों नहीं आएंगे, तो हमने कहा भैया आगे नीदर खड़ा है और वो खुद नकारात्मक है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और हमने कहा तुम जाओ। तो डज नॉट को हमने भगाया। तो कल अपन ने पढ़ा था कि दो क्रियाओं के जाने का और आने का असर मुख्य क्रिया पे पड़ता है, और वो है डज नॉट और डिड नॉट। डज नॉट और डिड नॉट कभी भी वाक्य से हटेंगे तो अपना प्रभाव मुख्य क्रिया पे छोड़ जाएंगे, और आएंगे तो मुख्य क्रिया से अपना प्रभाव हटा भी लेंगे। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? इस डज नॉट को निकाल देंगे और क्या लिख देंगे? सिंग्स। अब बारी आई नॉर की। अब हमने कंजंक्शन का दूसरा भाग क्या है? नॉर। तो ये नॉर लिख दिया, पहले वाक्य लिखने के बाद नीदर लिख दिया। अब दूसरा वाक्य उठाया। दूसरे वाक्य का कर्ता क्या है? सी। तो जैसे आप लोग मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स में आप कॉमन चीज़ें काट देते हो, ठीक है। तो ये देखो शी क्या है? कॉमन है, सीता के लिए सी लगा, तो अपन ने ये काट दिया। मान लो ये डज क्या कर दिया? काट दिया। ये नॉट से कट गया। अब क्या बचा? बचाना। तो अब डांस अपन ने लिखा, लेकिन हमें मालूम है कि यहाँ से कौन भागा है, तो वो अपना प्रभाव डांस पर छोड़ जाएगा और क्या लिख जाएगा? डांसेस। और हमारा वाक्य बन गया नाइदर सीता सिंग्स नॉर डांसेस, यानी ना तो सीता गाती है और ना ही नाचती है। अब कुछ बच्चे अगर ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नीदर सीता सिंग्स नॉर शी, लगा सकते हैं शी, है ना। लेकिन हमें दोनों वाक्यों से क्या अलग करना है? डज नॉट अलग करना है। क्लियर हुई बात? समझ में आ गया नीदर नॉर कैसे लगता है? नीदर आगे लगता है, नॉर दोनों वाक्यों के बीच में लगता है। लेकिन वाली बात बहुत अच्छे से याद रखना, केवल और केवल नीदर नॉर पॉजिटिव और सकारात्मक वाक्यों में जुड़ता है। नकारात्मक वाक्यों से उसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो खुद क्या है? नकारात्मक है ना। एक पिंजरे में दो शेर नहीं होते, यानी दो नकारात्मकता एक वाक्य में नहीं होती, एक को जाना पड़ेगा। तो अपन डज नॉट को क्या करेंगे? अलग। तो बोर्ड की परीक्षाओं में अधिकतर डज नॉट और डिड नॉट वाले वाक्य दिए जाते हैं। क्यों देते हैं? समझ गए कि आप डज नॉट को निकालो तो कहो एस भूल जाओ लगाना, ES लगाना भूल जाओ। डिड नॉट को हटाओ तो हो सकता है सेकेंड फॉर्म करना भूल जाओ। ये आपके भूलने की आदत को आपकी बोर्ड परीक्षा अच्छे से परीक्षा लेती है। इसलिए आप तैयार रहिए कि नीदर नॉर आएगा और डज नॉट और डिड नॉट आए तो डज नॉट हटा के SES लगाना है,
और यदि डिड नॉट हटे तो वर्ब फर्स्ट में मिलेगी तो उसे काय में कर देना है सेकंड में। ठीक है, जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे लिखा मनीष, ठीक, डिड नॉट सी मूवी, है ना, मनीष ने मूवी नहीं देखी, एक वाक्य हो गया। और फिर हमने लिखा ही डिड नॉट, ठीक, यूज मोबाइल, और दूसरा वाक्य है कि मनीष ने मोबाइल का उपयोग भी नहीं किया। तो अब हम इसे नीदर नॉर से जोड़ना चाहते हैं, ना तो मनीष ने मूवी देखी और ना ही उसने मोबाइल का उपयोग किया। क्लियर है? तो अब अपन क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, नीदर, और नीदर लगा करके मनीष सब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे, नीदर मनीष। अब डिड नॉट से हमने बात की तो डिड नॉट ने कहा, उधर से जाओ, डिड नॉट ने कहा कि भाई हम आएंगे, हमने कहा तुम नहीं आओगे, उसने कहा क्यों नहीं आएंगे, हमने कहा आगे कौन खड़ा है, नीदर, तो डिड नॉट को हमने भगा दिया। अब जब वो भागा तो सी से कह गया कि देखो तुम सेकंड हो जाना क्योंकि मैं जा रहा हूं, तो सी ने कहा ठीक है, और सी का सेकंड फॉर्म क्या, सा हो गया। परीक्षा में यही गलती होती है, बच्चे सी का सी लिखाते हैं, जबकि डिड नॉट गया तो सी का क्या हो जाएगा, शॉ। क्लियर? अब यहाँ पे दूसरा वाक्य, सॉरी क्या लिखेंगे, मूवी, अब क्या लगाएंगे, नॉर, है ना, ये नॉर आ गया। अब नॉर के बाद दूसरा वाक्य जोड़ना है, दूसरे वाक्य में ये देखो चीजें कॉमन क्या है, उन्हें हटा दो। मनीष ही के लिए आया है, ही आया है मनीष के लिए, उसको हटा दिया, नहीं लगाना। ये डिड एक सा है, नॉट एक सा है, वही मैथ्स। अब क्या बचा, यूज, लेकिन यूज को यूज्ड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि जब डिड नॉट हटेगा तो वो यूज से कहेगा कि भैया तुम यूज्ड हो जाना, हम जा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अपनी शक्ति दे देता, वीडियो गेम खेलते हो ना, पावर दे जाते हो, तो वही पावर इसको मिल जाता है। तो यूज्ड क्या आ जाएगा, मोबाइल। क्लियर? अब पढ़िए वाक्य क्या हो गया, नीदर मनीष सॉ मूवी नॉर यूज मोबाइल, और हमारा वाक्य बन गया। तो यहाँ पर गौर करिए, आपको परीक्षा में ज़्यादातर डिड नॉट और डज नॉट वाले वाक्य आएंगे। क्या ये समझ में आ गया? आगे चले, ठीक। आगे अब हमारा जो सेंटेंस है वो है सेंटेंस नंबर 7। आप अपने क्वेश्चन बैंक में देखिए, आपसे कहा गया था कि क्वेश्चन बैंक आपको हल करना है, लेकिन किसी ने किए नहीं है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न क्या कहता है, जरा हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न कह रहा है मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। ध्यान दीजिए, टू का प्रयोग बहुत ज़्यादा एमपी बोर्ड पूछता है। टू हटाओ, सो दैट लगाओ। क्लियर है? तो यहाँ पर टू की जगह सो दैट कैसे लगता है, बड़ा आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब भी आप परीक्षा में ऐसा वाक्य पाते हैं जिसमें टू आए, यहाँ कुछ भी लिखा हो आपको उसमें सो दैट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, निर्देश में लिखा है रीराइट यूजिंग सो दैट। कभी कभी निर्देश में ऐसा लिखा नहीं आता, उसमें लिख देते हैं मेक एडवर्ब क्लॉज। क्या लिख देते हैं? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार हम तो टू की जगह सो दैट सीख कर आए हैं और लिखा है एडवर्ब क्लॉज। तो मैं आपको बता दूं कि जब टू कंजंक्शन का प्रयोग होता है, जब सो दैट कंजंक्शन का प्रयोग किन्हीं भी वाक्यों में होता है, तो वहाँ एडवर्ब क्लॉज ही बनती है। कौन सी क्लॉज? तो यहाँ मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी लिखा हो। एक बार लिखा आया था एमपी बोर्ड में गेट रिड मतलब छुटकारा पाओ। ठीक, फ्रॉम, गेट रिड फ्रॉम टू यानी टू से छुटकारा पाओ। अब बच्चों ने कहा टू तो लिखा ही है, टू की जगह टू कैसे लगा दे, उन्हें गेट रेड का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तो गेट रेड यानी छुटकारा पाओ, का ऐसे टू से, और टू से छुटकारा सिर्फ और सिर्फ पाया जा सकता है सो दैट लगा करके। क्लियर है? तो ये निर्देश पर आप कम, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब देखिए कैसे लगता है आसानी से। सबसे पहले चिन्हित कर लीजिए कि आपके दोनों टू कहाँ है, TOO वाला और TO वाला। क्लियर है? इसका अर्थ होता है बहुत, और इसका अर्थ इन्फिनेटिव के रूप में होता है। क्लियर है? ये चिन्हित करने के बाद जहाँ TOO हो वहाँ लगा दीजिए सो, और जहाँ TO है वहाँ लगा दीजिए दैट। ये तो आपकी सो दैट की स्थिति आ गई, ये स्टूल डल गए। इस स्टूल पे किसको बिठाल देना है, और दूसरे स्टूल पर तो बैठो भैया, आप लोग आए हो, आप हमारे घर में, हम अच्छी इज्जत से सम्मान से आपको बिठाल रहे हैं। इनके स्टूल यही हैं और कोई नहीं इनको जगह देता। अब अपन उन बाकी के वाक्य को जोड़ते हैं।
यहाँ क्या लिखा है, मनीष लिखा है। अब मनीष के बाद क्या लिखा, इज, वो भी लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा, वीक, तो हमने वीक भी लिख दिया। तो वाक्य हो गया मनीष इज सो वीक। हमारा सेंटेंस तैयार हो गया आधा उस तरफ का, मनीष बहुत कमज़ोर है। सॉरी, मोहन लिखना था, ठीक, सॉरी। चलो यहाँ मनीष कर देते हैं, हम अपना ही लिख देते हैं, हम भी तो कमज़ोर हैं, ठीक है। चलो, तो मनीष इज सो वीक, ठीक, तो मनीष बहुत कमज़ोर है और ये दैट आ गया। अब दैट एक कंजंक्शन है, जब जब दैट लगता है अंग्रेजी में तो उसके बाद नया वाक्य बनता है। दैट एक कंजंक्शन है और दैट जहाँ आया उसके बाद एक नया वाक्य बनेगा। और नया वाक्य जब बनता है तो हम जानते हैं कि नए वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें यहाँ चाहिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ लिखा है मनीष, तो हम प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लिखेंगे दैट के बाद। मनीष के लिए ही लिखेंगे, और मनीषा लिखा होता तो, और मनीष और मनीषा लिखा होता तो दे। वेरी गुड। मनीष लिखा है तो, और मनीषा लिखा है तो, और मनीष और मनीषा लिखा है तो दे। वेरी गुड। तो अब हम फिलहाल क्या लिखें, ही। क्या ये समझ में आ गया सबको कि ही कहाँ से आ गया? यहाँ तो कहीं ही दिया नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, वो इससे आया है, नाउन का प्रोनाउन केस। अब ध्यान देना, जितने भी सो दैट के वाक्य हैं अंग्रेजी में, उनकी एक विशेष पहचान है ना। जैसे सबकी एक पहचान है, आप मोबाइल की सिम रखते ना, तो देखो सबके मोनो अलग है, आइडिया का सिंबल अलग है ना, एयरटेल का अलग है, जियो का अलग साइन है, तो अपन समझ जाते हैं ये जियो है ना। अगर जियो ना भी लिखा जाए और उसकी बिंदी बना दें तो बता देते हैं कि जियो का है। अगर आइडिया की पीली सी वो पोत दी दीवार और आइडिया नहीं भी लिखा और सिम्बस बना दी तो कहेंगे जी आइडिया का ऐड लिखा जा रहा है, ये उनकी पहचान है। ऐसे ही सो दैट ने भी अपनी पहचान बनाने के लिए कैन नॉट और कुड नॉट से क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट, कि भैया हम जहाँ जाएं तुम दोनों हमारे साथ चला करो। तो सो दैट की सबसे बड़ी पहचान होती है कैन नॉट और कुड नॉट। अब ये दो बिस्किट हैं, एक कैन नॉट का है और कुड नॉट का, है ना। तो अगर यहाँ पर आपको इज एम आर दिखें, ठीक, तो ये वाले अपन यहाँ पर कह सकते हैं, ये वाले जो मेहमान हैं इज एम आर, ये कैन नॉट का बिस्किट खाते हैं, पार्ले जी का। अगर मेहमान वॉज वर्ग के हैं तो कहते हैं हम पार्ले जी नहीं, हम ब्रिटानिया का गुड डे खाते हैं, तो उसी को कहते हैं कुड और गुड। तो गुड डे बिस्कुट आपने देखा, महंगा भी आता, पार्ले का तो 5 ही रुपये का आता है, गुड डे महंगा आता है। तो वॉज वर्ग कहते भैया हम थोड़े अच्छे लोग हैं तो हम तुम्हारे कैन में नॉट के उठाओ जी कुत्तों वाले बिस्कुट, है ना। तो इस एम आर को उनने कुत्ता भी कह दिया चुपचाप, पता भी नहीं चला, है ना। और उनने कहा हम गुड डे खाएंगे। तो हमें बहुत अच्छे से परीक्षा में ध्यान रखना है, यदि आगे वाले वाक्य में इज एम आर मिले तो कैन नॉट लगाएंगे और वॉज वर मिले तो कुड नॉट लगाएंगे। परीक्षा इसी चीज़ की है, बाकी ये सरल है, इसमें क्या कठिन है। जो अभी आपने किया, वॉट एवर यू डिड प्रीवियसली, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट इज टू डिसाइड विच हेल्पिंग वर्ब डिमांड्स कैन नॉट एंड कुड नॉट। इज दैट क्लियर? सो यू हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन वेरी केयरफुली, ठीक है, कि हमें कौन सा लगाना है। हम क्या लगा दें, कैन और नॉट। ये बात समझ में किसको नहीं आई? आ गई? परीक्षा में बहुत आएगा, यह ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं करना कि घर से याद करके चले जाओ कि गुड डे बिस्कुट ले जाना है बस, है ना, पार्ले घर ही छोड़ा है, वो तो देख लेना आपको जो चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, कैन नॉट और कुड नॉट मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लिफ्ट। टू के बाद जो शब्द लिखा हो वो हमेशा वर्ब होगा। टू के बाद जो शब्द जुड़ा हो, टू वाले केस में कह रहे हैं, नहीं तो आपका हम तो कहते सर आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मार्केट क्या वर्ब है? नहीं। इस केस में अगर टू के केस में टू जहां हो उसके बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो वर्ब ही होगी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप लिख दीजिए लिफ्ट और बाकी जो कुछ उसके पीछे है उसको भी लिख दीजिए, ठीक, और आपका सेंटेंस तैयार है अब। और आपने बड़े आसानी से क्या लगा दिया, सो दैट मनीष इज सो वीक ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। मनीष इतना कमज़ोर है कि वह यह बैग नहीं उठा सकता।
क्लियर है? सबको समझ में आई ये बात? ठीक, ये तीनों क्लियर? इसे आप जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम आगे के ठीक क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 लेंगे। ठीक है, थैंक यू।